हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो कि आपके पास जो चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे थ्योरी ऑफ एरर है, आपका प्लेन टेबल सर्वे है, टैक्योमेट्रिक सर्वे है, तो इनसे क्या थोड़े से कम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना। तो इन सबके मिला के मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आया हूँ, जो कि अब तक आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे लेबलिंग से पूछे जाते हैं, या फिर मैं कह दूँ तो आजकल फोटोग्रामेट्री से थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक ट्रेवर्सिंग है, बस ये 3 चैप्टर अगर आप उठा के देख लें तो इन 3 के अलावा आपको बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा हाईली क्वेश्चंस कहीं से पूछे जाते हैं, तो यहीं से पूछे जाते हैं। और एक डेक्लिनेशन का क्वेश्चन है जो कि आपसे कंपास से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन 4-5 टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले आप अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इंपॉर्टेंट समझते हैं तो इन 4-5 टॉपिक्स को सबसे अच्छे से आप यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लगा के देख लें, है ना। बाकी इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, तो इनमें मैं आपको एक ही सेशन के अंदर सारा कवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि सर द रिसेक्टेड पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज अनरिलायबल इफ द स्टेशन लाइज। तो देखो, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से थ्योरी वाले पार्ट के अंदर अच्छे से समझाया है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म होता है। वो ट्रायंगल ऑफ एरर किस वजह से फॉर्म आता है? क्योंकि हम यहाँ पर जो भी स्टेशन के ऊपर जो रिसेक्टेड पोजीशन हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, यानी रिसेक्शन करके हम जो नया स्टेशन स्टैब्लिश करने वाले होते हैं, वो आपका हो नहीं पा रहा होता, एग्जैक्टली नहीं आ रहा होता। जिन भी 3 पॉइंट से आप यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, वहां पर आपका ट्रायंगल ऑफ एरर बनेगा, है ना। तो होना क्या चाहिए? अगर मैं 3 पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूं, तो देखो मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, यहां से अगर मान लो ये 3 पॉइंट से आपको है ना ऑलरेडी दे रखे हैं, ये और यहाँ पर आप यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट और मानो, है ना। ये तीनों पॉइंट आपको एक लाइन पे मिलने चाहिए थे, एक पॉइंट पे मिलने चाहिए थे, तब तो आपको इसकी पोजीशन मिल जाती, इस पॉइंट की पोजीशन मिल जाती है ना, नया पोजीशन मिल जाता। लेकिन इस तरह की आपकी स्थिति प्लेन टेबल के ऊपर आपको बनती है, वहां पर आपका ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म होता है। इस ट्रायंगल ऑफ एरर को हम यहाँ पर मिनिमाइज करने के लिए लेहमान्स रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेहमान्स रूल को फॉलो करते चले जाते हैं। ये आपका ट्रायंगल छोटा होते 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 एक पॉइंट के अंदर कंसिडर हो जाता है। यही सीखा था हमने यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर मैंने एक अनरिलायबल कंडीशन बताई थी कि आपका ट्रायंगल ऑफ एरर क्या सही में अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कभी उस कंडीशन के अंदर कि आप यहां पर लेहमान रूल को लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, आपको किस कंडीशन में कोई अंदाजा नहीं लगेगा। उसके लिए एक ही अनरिलायबल पोजीशन थी कि मेरे पास क्या हो कि मेरा जो स्टेशन है, अगर मेरा स्टेशन, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेशन लाइज ऑन ग्रेट सर्किल passing through 3 नॉन पॉइंट्स। ठीक है, अगर मेरा स्टेशन यहां इस पर्टिकुलर पोजीशन पर लाई करता है, तो मेरे को यहां पर कभी पता नहीं चलेगा ये ट्रायंगल ऑफ एरर क्या मेरा सही बनाया है नहीं बनाया, आपने लेहमान रूल अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या हो जाता है, ये वाला फेल हो जाता है मेथड, है ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को याद रखना कि सर ग्रेट सर्किल के ऊपर अगर आपका स्टेशन क्या कर दिया, लाई कर दिया, ग्रेट सर्किल किन किन को जोड़ते हुए जा रहे होंगे, इन तीनों नॉन पॉइंट्स को जोड़ते हुए जा रहे होंगे ना। तो यहाँ पर ये तीनों नॉन पॉइंट्स को अगर जोड़ने वाला जो सर्कल है ना, ये देखो, ये है, इसको और इसको ऐसे जोड़ के एक सर्कल बना दो, है ना। अब इस सर्कल के ऊपर अगर आपका स्टेशन यहाँ लाई कर रहा है, तो आपको उसकी पोजीशन का पता नहीं चल पाता है ना। इसी वजह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर इस कंडीशन में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल सही रिजल्ट लिए हैं। इस कंडीशन में आपको क्या लगेगा, हमेशा आपने सही रिजल्ट लिए, है ना। तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी कंडीशन रहती है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ रिसेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व यूजिंग 2 थोड़ोलाइट मेथड इन्वॉल्व्स विद। अच्छा देखो, 2 थोड़ोलाइट को यूज कर लिया। थोड़ोलाइट आपका, अगर इसको याद कराऊं, इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने 2 थोड़ोलाइट मेथड यूज किया। देखो, याद करने का सिंपल तरीका तो ये कि थोड़ोलाइट किस काम में आता है, थोड़ोलाइट किस काम में आता है, थोड़ोलाइट आता है हमारा एंगल मेजरमेंट के अंदर। कौन सा एंगल मेजरमेंट करता है? तो सर हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट करके देता है, आपको वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट भी करके देता है ना। तो आपके पास यहाँ पर ना तो लीनियर होने वाले हैं, ना एक लीनियर एक एंगुलर होगा, कुछ नहीं होगा। सारे के सारे जितने मेजरमेंट आप यहाँ पर करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो 2 थोड़ोलाइट मेथड के अंदर जब आपको यहाँ पर सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व करना होता है, सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आपने क्या, मैप के ऊपर तो आपने बना लिया, मैप के ऊपर तो कर्व आपने यहाँ पर डिजाइन ड्रॉ कर ली, आपके पेपर के ऊपर बनी हुई कर्व, है ना। अब पेपर के ऊपर तो बनानी नहीं है, बनानी तो ग्राउंड के ऊपर जाके। तो उस पेपर की प्रेजेंटेशन को अगर मैं ग्राउंड के ऊपर करता हूं, तो उसको मैं यहाँ पर सेटिंग आउट ऑफ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सेटिंग आउट बोलता हूँ। सेटिंग आउट ऑफ कर्व का मतलब है वो जो कर्व मेरे पास बनी हुई है ना, उस कर्व में सर कर्वेचर कहाँ से देना चालू करेंगे, किस तरह से आपके पास यहाँ पर पूरा चलेगा, कैसा शेप रहेगा,
ये सारा सेटिंग आउट का काम रहता है आपका, है ना। तो सेटिंग आउट ऑफ करो आप यहाँ पर जब करते हैं टू थ्योडोलाइट मेथड के थ्रू, तब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेजरमेंट लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो बी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सर सिमेट्रिक एरर आर दोज एरर्स। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, सिस्टमेटिक है ना। सिमेट्रिक तो अब तक हमने यहाँ पर सीखा भी नहीं, सिस्टमेटिक है। ये थोड़ी सी आपसे यहाँ पर हमसे यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपसे सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एरर, है ना। अब बताओ मेरे को इसका जरा, सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, सिस्टमेटिक एरर्स, या फिर आप इन एरर्स को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आपका कुमुलेटिव एरर्स। क्या, कुमुलेटिव एरर्स। कुमुलेटिव एरर्स को जानते क्यों हैं, क्योंकि सर ये हमेशा कुमुलेटिव फॉर्मेट में बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो मैं चेन मेरे को बनानी थी 14 मीटर की, एक चेन मार्केट से नहीं मैंने फॉर्म की, खुद ने बनाई है, 14 मीटर की एक चेन बनाई है मैंने खुद ने, ठीक है। लेकिन 14 मीटर 14 मीटर की मेरे को पता है कि सब चेन 14 मीटर की है ना, लेकिन गलती से क्या हुआ, आपने यहाँ पर जब मेजरमेंट करते टाइम बनाया तो 14.1 मीटर की बना दी, है ना, बना दी। गलती है, गलती तो हो ही जाती है, ठीक है, इंसानों से गलती हो जाती है। 0.1 मीटर की एरर आपने यहाँ पर इसमें इंड्यूस कर दी। अब आप सर्वे के ऊपर गए तो आपको तो यही पता है ना कि सर ये 14 मीटर की है, आपको थोड़ी पता है आपने एरर से इतनी बना दी। इंच टेप को देख लो, इंच टेप के ऊपर मार्किंग की हुई है आपने 14 मीटर की, इंच टेप के ऊपर, है ना, ठीक है, या जो भी आप यहाँ पर लेके जाते हो तो उसके ऊपर 14 मीटर की मार्किंग की हुई है, और आपने यहाँ पर क्या कह दिया कि सर यहाँ पर 14.1 मीटर एक्चुअल में उसको मेजरमेंट करेंगे ना किसी दूसरी इंच टेप से, तो 14.1 मीटर दिखा रहा है, तो आपके 0.1 मीटर की एरर इंट्रोड्यूस हो गई, है ना। तो आप यहाँ पर अगर 4 बार मेजरमेंट करोगे, तो 2 बार करके बता रहा हूं मैं आपको, तो इस बार भी 0.1 की एरर आएगी, इस बार भी 0.1 की एरर आएगी, है ना। तो ये दोनों की दोनों जुड़ती हुई चली जाएंगी सर, जितनी बार मेजरमेंट करोगे 0.1 की एरर कुमुलेटिव फॉर्मेट में जुड़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये तो बात कंप्लीट है कि सर जिसके इफेक्ट्स कैसे होंगे, आपके कुमुलेटिव होंगे, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर जो है आपको पता चल जाती है जब आप दोबारा यहाँ पर इसको मेजरमेंट करोगे कि आपने स्केल कैसी लिया, आपने ये कैसा मेजरमेंट किया, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। एंड इट कैन बी डिटरमाइंड, है ना, इजीली। कौन सी एरर आपको डिटरमाइन नहीं होती है, तो वो है आपके पास एक्सीडेंटल एरर। तो जिनको आप डिटरमाइन नहीं कर पाते वो है एक्सीडेंटल एरर, जो कि मिस्टेक्स और साथ के साथ ही बात करूं तो सिस्टमेटिक एरर्स के अलावा जो भी आपके पास सारी की सारी एरर्स रह गई, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी एक्सीडेंटल एरर कहलाती है ना। एक्सीडेंटल एरर के बारे में याद हो गया, बिल्कुल। तो ये थोड़े से आपको याद भी रखनी चीजें, है ना। तो देखो एक्सीडेंटल एरर जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी के लॉ के ऊपर फॉलो करती है, जबकि ये मैथमेटिकल लॉ आपको फॉलो करती है ना। जो मैथमेटिक्स का जनरल जो आपका मैथ्स लॉ है या फिर जनरल फिजिक्स लॉ है, वो आपके पास यहाँ पर अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर टाइप की एरर के ऊपर, और जबकि आपके पास वो एक्सीडेंटल एरर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलती है, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर नया चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है, थ्योरी ऑफ एरर। बढ़े आगे, बढ़ो। Tilt of a staff in tachymetric survey increases the intercept if it is, increases the intercept if it is। देखो एक बात बताओ, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। स्टाफ इंटरसेप्ट के बारे में बात की थी मैंने, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो देखो सर यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 2-3 कंडीशन में आपके सामने यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 2-3 कंडीशन में आपके सामने यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हमसे कह दिया है, सॉरी, ये लो, पहला कंडीशन कह रहा है अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल, ठीक है, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल, यानी कि कह रहा है, ये कह रहा है कुल मिला के कि आपके पास मीन कंडीशन तो ये है ना, मीन कंडीशन तो ये है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर देना है, आपने ऐसा नहीं रखना है, आपने जो स्टाफ रखना है वो स्टाफ कुछ ऐसे रखना है, ठीक है, स्टाफ कुछ ऐसा टिल्ट करके रखना। अवे फ्रॉम रखा ना मैंने, बिल्कुल ही अवे फ्रॉम रखा है ना, ठीक है। तो सर स्टाफ इंटरसेप्ट किस केस के अंदर आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट आपको किस केस में बढ़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दो मेजरमेंट लेके देख लेता हूँ स्टाफ इंटरसेप्ट कैसा निकल के आता है। तो देखो पहला मेजरमेंट मैंने कर दिया ये, दूसरा मेजरमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया, ये देखो मैं बना रहा हूँ, है ना, डायग्राम देखो, थोड़ा सा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना, ठीक है। तो देखो यहां पर ये कुल मिला के बात क्या चल रही है आपकी कि सर आप स्टाफ इंटरसेप्ट लेंगे तो स्टाफ इंटरसेप्ट बड़ा कहां नजर आएगा, है ना, ठीक है। ये पहली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर सेकंड केस मैं बना दूं, सेकंड केस बना के देख लो आप चाहे तो। पहला तो हो गया अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल,
ठीक है, ये बना दिया मैंने पहला केस, ये ए केस मैंने यहाँ पर आपके सामने बना दिया। बी केस देखो आप, है ना, टूवर्ड्स द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल, टूवर्ड्स द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप अ हिल। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह दिया कि सर टूवर्ड्स द टेलीस्कोप है, टूवर्ड्स द टेलीस्कोप है ना, तो यानी कुल मिला गया है सर मेन कंडीशन ये है, टूवर्ड्स द टेलीस्कोप देखेंगे तो टूवर्ड्स द टेलीस्कोप सर ऐसा देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। स्टाफ इंटरसेप्ट देखिए इस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट देखो आप, है ना, ये स्टाफ इंटरसेप्ट मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ये लो और ये लो। ठीक है, सेकंड केस में देखो, थर्ड केस में देखो, ये सेकंड केस हो गया, बी केस हो गया आपका, है ना। थर्ड केस देख लो, सी केस देख लेते हैं। सर अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग डाउन द हिल, ये हिल को यहाँ पर हमने डाउन कर दिया, यहाँ पर मैंने रखा है टेलीस्कोप पॉइंट डाउन करके, यहाँ पर मैं स्टाफ इंटरसेप्ट देख रहा हूँ, है ना, स्टाफ इंटरसेप्ट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट और स्टाफ मेरा अवे है ना, अवे बोल रखा है, क्या बोल रखा है, अवे बोल रखा है, ये अवे फ्रॉम द हिल, ये अवे कर दिया, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेके देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। तो सर एक तो ये हो गया इंटरसेप्ट और एक सेम तरीके से ये हो गया इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट देखो आप, है ना, देखो ए बी सी तीनों कंडीशन मैंने बना दी आपके सामने, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर करके बताऊँ आपको, देखो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है कि सर देखो एक ये देखा है और ये देखा, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस अगर आप उठा के देखेंगे तो बराबर निकल के आएगा, है ना। देखो एक तो ये पॉइंट देखना आप, ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और ये वाला पॉइंट देखना, है ना, एक ये वाला और ये वाला पॉइंट देखना। ठीक है, चौकोर चौकोर वाले अलग, गोल गोल वाले अलग, है ना। ठीक हो गया, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, सीधी सीधी बात है कि सर स्टाफ इंटरसेप्ट आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, ये स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। ये आपके पास है, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आपका स्टाफ इंटरसेप्ट कहलाता है ना। तो सेम ही है, यहाँ पर आप उठा के देखें तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है। और सेम आपके पास यहाँ देखें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम सही है, इसको ऐसे टिल्ट करके देख लो आप, है ना, सेम सही है, इसको ऐसे टिल्ट करके देख लो। लेकिन इस केस में देखो आप, यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ और यहाँ देखो आप, और ये देखो, आपको साफ साफ अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा स्टाफ इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर स्टाफ के अंदर इंक्रीज हुआ है। इंटरसेप्ट कहाँ इंटरसेप्ट आपका कहाँ इंक्रीज हुआ है बताएंगे जरा। तो पहले केस के अंदर स्टाफ इंटरसेप्ट मेरा ज्यादा निकल के आया, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग ऑफ द हिल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर का भी आपका गेम है, आपको ऐसे बनाना नहीं पड़ेंगे तीनों डायग्राम अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है ना। तो इमेजिन करके देख लेना, आप देख लेना थोड़ा सा ऐसे रखें कि सर इसको मैं दोनों साइड से देखूंगा तो कैसे कैसे निकलेगा, है ना। बाकी नहीं है तो इसको आप यहाँ पर याद कर लें, अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप द हिल। इन दोनों केसेस में तो नहीं होगा, बाकी सारे केसेस आप यहाँ पर खुद देख भी सकते हैं। पेन पेपर पे आप जल्दी से बना लिए, तो मैंने आपको अच्छा सा बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज रफ डायग्राम बनाता तो आपको समझ ही नहीं आता, है ना, कि सर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आप यहाँ पर कर लें, आराम से देख लें एक एक चीज़ को। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, द टेंजेंट डिस्टेंस फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ लेंथ 150 मीटर्स joining two straight meeting at an external deflection angle of 30 डिग्री एस। अब देखो आपसे पूछा क्या आ रहा है, आपसे टेंजेंट डिस्टेंस पूछवा रहा है। क्या पूछ रहा है, टेंजेंट डिस्टेंस आपसे यहाँ पर पूछवा रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको कर्व बोलता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर कर्व बोलता हूँ तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट खींच सकता हूँ। पहली टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट मैं यहाँ पर ये खींच दी, है ना, खींच दी, बिल्कुल। अब ये दोनों टेंजेंट के बीच में ये जो आपके पास ये एंगल बनता है, इसको आप यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा बोल देते हैं, और इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर इंटरसेक्शन एंगल बोल देते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं मैं यहाँ पर अल्फा से मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा अल्फा, है ना, क्योंकि इसको मैंने डेल्टा या फिर इसको बहुत सी बार ऐसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो सूटेबिलिटी लगे आप उससे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो तीन चीजें हैं जो मैं सारी की सारी आपको यहीं पे बता देता हूँ, ताकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे कर्व्स के, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो डेल्टा प्लस अल्फा यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को अगर यदि आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आपका 180 डिग्री निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 180 डिग्री निकल के आता है ना। और यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर ये, और ये आपके पास रेडियस हो जाएगी, है ना, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, है ना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और यहां पर आपको यहाँ पर देखना है, इसको भी मैं यहाँ पर इसको ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाता है, ये आपके पास डेल्टा बाई 2 हो जाता है, डेल्टा बाई 2
2 हो जाएगा। इसको ना आप यहाँ पर इसको ऊपर तक मिला लो, यहीं तक इंटरसेक्शन से मिला लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मेरे से ना टेढ़ा हो गया है, इसको अब यहीं तक ही मिला लो, है ना। इसको मैं यहाँ पर इसको मिला देता हूँ, ये लो हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया, ठीक है। दिस इज माई आर, है ना, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये वाली भी आर है आपकी, है ना, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखो ये जो होता है आपके पास, ये टेंजेंट डिस्टेंस होती है, टी होती है, इसको टी लिख देता हूँ मैं ना, इसको टी बोलता है। टेंजेंट होती है आपकी, यहाँ से लिखिए टेंजेंट लग रही है, ये टेंजेंट लग रही है ना। ये आपके पास डेल्टा है तो ये भी आपके पास डेल्टा बाई 2 होता है, ये डेल्टा बाई 2, ये भी डेल्टा बाई 2 आपका निकल के आएगा, ठीक है। ये दो एंगल मैंने यहाँ पर इसको बाई टू के अंदर कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं आगे, ये आपके पास कहलाती है आपकी लॉन्ग कोड, इसको कहते हैं हम यहाँ पर क्या, लॉन्ग कोड, ठीक है, लॉन्ग कोड। ये आपके पास होता है मिड ऑर्डिनेट, ये आपके पास होता है क्या, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं आप यहाँ पर एपेक्स या एक्सटर्नल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस, एपेक्स डिस्टेंस। इतनी चीजें आपसे यहाँ पर कैलकुलेट करवा लेता है ये, है ना। अभी फिलहाल आपसे टेंजेंट पूछा गया है, आपसे डेल्टा बाई 2 है, आप यहाँ पर उठा के देख लें। ये आपके पास एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का आपको यहाँ पर एंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होता है इसके फॉर्मूले आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो टेंजेंट के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं टी, इसको टी मैंने यहाँ पर बोल दिया, टेंजेंट लेंथ टी, टी बराबर आपके पास यहाँ पर निकल के आती है, क्या फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका R10 डेल्टा बाई 2, R10 डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला आपके पास। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं चाहे तो देखो कैसा है, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देना, ठीक है। इसको बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री का आपके पास सही है ना, 90 डिग्री है, ये डेल्टा बाई 2 है। तो आप यहाँ पर इसको देखो तो ये आपके पास यहाँ पर निकल आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लें टी की वैल्यू, तो टेन थीटा से आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो टेन थीटा से आपको पूरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। टेन थीटा हो जाएगा टी बाई आर, और यहाँ पर आप यहाँ पर टी को कैलकुलेट करेंगे तो R10 डेल्टा बाई 2 या R10 डेल्टा बाई 2 आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। R10 डेल्टा बाई 2 आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो टी बराबर आपके पास क्या होता है, आर की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आपको देगा फॉर ए टेंजेंट डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ 150 मीटर। तो यहाँ पर सर्कुलर कर्व की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 150 मीटर दे रखी है ना, लेंथ दे रखी है आपको। यहाँ पर क्या एंगल दे रखा है, क्या एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल आपको 30 डिग्री का आपको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आपको आर नहीं पता है, आपको यहाँ पर आर नहीं पता क्योंकि, लेकिन आपको एल दे रखी है ना, एल दे रखी है। एल बराबर क्या होता है, अच्छा लेंथ ऑफ द कर्व, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व है ना, ये पूरी पूरी लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व को ऐसे निकालेंगे, अगर यदि यहाँ पर ये एंगल आपको डेल्टा दे दे तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर डेल्टा बाई 360, यही होगा क्या, बिल्कुल। तो लेंथ ऑफ द कर्व आप यहां पर देखेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, और डिवाइड बाय आप यहां पर 360 कर देंगे, है ना। तो यहां से अगर मैं लेंथ ऑफ द कर्व को अगर कैलकुलेट करूं, वेट अ सेकंड, तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो यहां पर आपके पास निकल के आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितनी, 150 मीटर्स, है ना, 150 मीटर्स, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपकी, तो 150 इंटू कर देंगे 360 और डिवाइड बाय कर देंगे 60 पाई, है ना, डिवाइड बाय कर देंगे 60 पाई से, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर निकल के आ रहा है कुछ, जो आर के टर्म में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना, 286.47, है ना। कैपिटल आर रख देना यहाँ पर, है ना, कैपिटल आर रख देना, कैपिटल आर रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे 286.47 इंटू 10, डेल्टा बाई 2 की वैल्यू आप यहाँ पर करते हैं 30/2, डेट मीन्स टी बराबर आपके पास निकल के आएगा इंटू 15 कर देता हूँ, इंटू 10 15 कर देता हूँ, है ना। तो 10 15 अगर यदि आप यहाँ पर करेंगे तो ये मेरे पास आंसर भी यहाँ पर आ गया है मेरे पास। तो ये मेरे पास आंसर समथिंग निकल के आ रहा है 76.76, है ना। तो ये मेरे पास 762 है ना मीटर, ये मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ का मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी कैलकुलेट करें आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन टैक्योमीटर इज, देखो एनालिटिक लेंस, सबसे पहले तो एनालिटिक लेंस के बारे में जान लेते हैं। सर एनालिटिक लेंस आपके पास यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो देखो चलो बात कर लेते हैं आराम से इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, है ना। तो देखो एनालिटिक लेंस आपके पास यहाँ पर क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका सबसे पहला रीजन हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखो एनालिटिक लेंस क्यों प्रोवाइड करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप को हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो टैक्योमीटर के अंदर दिखना आप बात कर रहे हैं, देखो टैक्योमीटर के अंदर
टैक्योमीटर किस मेजरमेंट के काम में आता है? तो देखो ये आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करके देता है। ये आपको क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों डिस्टेंसेस का मेजरमेंट आपको ये टैक्योमीटर आपको करके देता है ना। तो डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो D बराबर KS प्लस C से आप यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, जहां पर ये आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है और ये आपके पास एडिटिव कांस्टेंट होता है ना। इसकी वैल्यू जो होती है ना K की F अपॉन I होती है, ठीक है। इसकी अगर मैं कह दूं तो इसकी होती है F प्लस D होती है इसकी, है ना, ठीक है। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल हम यहाँ पर थोड़ी देर में करेंगे, है ना। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा गया, उसको भी हम यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर, है ना, तो D बराबर KS प्लस C से देखते हैं, S आपका स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। अब इसके अंदर दो तरह के आते हैं, एक आता है इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप, एक आता है एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के अंदर एडिटिव कांस्टेंट को आपको 0 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये तो आपका 100 होता ही होता है। अगर मैं बात करूं तो K की वैल्यू हम यहाँ पर 100 मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात कर रहा हूं, और C की वैल्यू आप यहाँ पर 0 मान के चलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ रहे? तो ये आपके पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यूज रहती है। तो इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के अंदर बात करूं तो यहाँ पर ये तो आपके पास 100 मिल ही जाता है, लेकिन और यहाँ पर यहाँ बात करूं तो C की वैल्यू भी कुछ आती है, कुछ वैल्यू रहती है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू देता है। क्या देता है? स्मॉल वैल्यू देता है। तो इसके अंदर आपको एनालिटिक लेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एनालिटिक लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस एडिटिव कांस्टेंट को 0 बनाना ही आपका कुल मिला के कर्तव्य रहता है। ये तो दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इंटरनल फॉक्सिंग में भी देखो एकदम एग्जैक्टली तो नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी बहुत ही मामूली सा नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इतना देखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? C की वैल्यू को लगभग आप यहाँ बोल देते हैं कि सर ठीक है, C की वैल्यू हमने लगभग 0 मान ली, तो आपका लगभग आंसर सही आ जाता है ना। लेकिन एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है। एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में ये एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आपका एडिटिव कांस्टेंट को 0 बनाने के लिए, किसको 0 बनाना है? एडिटिव कांस्टेंट को 0 बनाने के लिए आप यहां पर एक एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं, जो कि कैसे नेचर का होता है? जो कि कॉन्वेक्स नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? कॉन्वेक्स नेचर का होता है ना। अब देखो याद रखना, और लगाते कहां पर है सर? तो ये लगेगा आपका जो आपकी आईपीस है और जो ऑब्जेक्ट ग्लास है, इन दोनों के बीचों बीच आप यहां पर लगाते हैं। थर्ड लेंस लग जाता है आपका इन दोनों के बीच में ना। इसको आप यहां पर बोल देते हैं, किसके अंदर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फॉक्सिंग के अंदर लगेगा, और लगेगा किस नेचर का? कॉन्वेक्स लेंस का आपका इसका नेचर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इज स्लोअर है, फास्टर है, प्रीफर्ड एज इन्वॉल्व्स लेस कंप्यूटेशन है, या प्रीफर्ड एज चांसेस ऑफ ऑपरेशनल एरर आर लेस कंपेयर्ड टू द स्टेडिया हायर मेथड? बताओ, सबसे पहले बताओ। देखो ये तीनों तो नहीं है लास्ट वाले। ये क्या होती है कि सर देखो टेंजेंशियल मेथड करते हो ना आप यहाँ पर, टेंजेंशियल मेथड, तो आपको क्या करना पड़ता है लेवलिंग के अंदर, टैक्योमेट्री के अंदर देखो, तो आपको ना एक पहले तो आप ऐसे रीडिंग लोगे। आप यहाँ पर क्या नहीं कर रहे? देखो स्टेडिया मेथड के अंदर तो आप यहाँ पर स्टेडिया डायफ्राम लगा देते हैं, यानी कि इस तरह से आगे डायफ्राम लगे रहते हैं, एक ही बार में 3 रीडिंग आ जाती है। स्टाफ इंटरसेप्ट एक ही बार में मिल जाएगा, ये रीडिंग भी ले ली, ये वाली रीडिंग भी ले ली, है ना। एक ऊपर वाली रीडिंग ले ली, एक नीचे वाली ले ली, और डिफरेंस आपने निकाल लिया। इसमें नहीं होता है ना, जब आप टेंजेंशियल मेथड करते हो तो इससे पहले यहाँ रीडिंग ली, फिर इसी से आपने यहाँ रीडिंग ली, 2 बार रीडिंग लेनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर ये बात करें तो ये वाला मेथड थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो पहला मेथड ही करेक्ट हो जाएगा मेरा। इट इज स्लोअर, फास्टर तो है नहीं। प्रिफर्ड एज इन्वॉल्व्स लेस कंप्यूटेशन, तो देखो आपको पता है इसमें कंप्यूटेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। प्रिफर्ड एज, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। प्रिफर्ड एज चांसेस ऑफ ऑपरेशनल एरर आर लेस कंपेयर्ड टू द स्टेडिया हेड मेथड, ऐसा भी कुछ नहीं, इसमें आपके पास चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होती है, क्योंकि 2 बार इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ गया, इट इज स्लोअर देन स्टेडिया हेड मेथड, ठीक है, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, आया 1992 के अंदर है, 2 मार्क का क्वेश्चन आया है, बहुत ईजी तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे यहाँ पर एमपीवी पूछी गई है, आपसे एंगल पी की एमपीवी आपसे यहाँ पर पूछी गई है ना। तो देखो आपको यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, देखो आपसे 3 एंगल को, देखो आपने यहाँ पर इक्वेशनों को तो जोड़ा होगा ना, 3 इक्वेशनों को जोड़ के आपको वैल्यू निकाल देनी हो। यहाँ पर पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी को 3p को और 4p को जोड़ते हुए, है ना, आपसे एमपीवी पूछ रहा है। तो जब भी आपसे इस तरह की इक्वेशन दे दें तो इक्वेशन ऐसे डायरेक्टली सोल्व मत कर देना, एमपीवी डायरेक्ट मत निकाल लेना आप लोग। एमपीवी निकालने का तरीका होता है आपका, है ना, क्या P है तो P को P की तरह रखो, P बराबर आपने कर दिया 30 डिग्री 28 मिनट और 40 सेकेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर दिया तो कर दिया। अब आपसे यहां पर दूसरा कह रहा है 3p आपको बोल रखा है कितना? 91 डिग्री 25 मिनट
और 55 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये P और 3P सेम वेट रखते होंगे क्या? नहीं ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पर 3P है तो इसको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी है। सेम तरीके से आपको क्या करना है, 4P के साथ करना है। यहाँ पर 4P कर रखा है, वेट्स के अंदर यहाँ पर दिक्कत आती है, इस वजह से आप यहाँ पर इक्वेशनों को इस तरह ऐड करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर इक्वेशन ऐड करके आप यहाँ पर एमपीवी डायरेक्ट निकाल के देना, 40, 54 और 30 सेकेंड, है ना। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ सर कितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आने वाली है। तो इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहला कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास 91 डिग्री 25 मिनट और 55 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास निकल कर 274 डिग्री 17 मिनट और 17.45 मिनट ये आपके पास है ना। सिंपल बात बताऊँ तो 17 मिनट 45 सेकेंड, सॉरी 45 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 121 डिग्री 54 मिनट और 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहां पर करेंगे तो ये आपके पास निकल के आ रही है 487 डिग्री और 38 मिनट। ठीक है, अब यहां पर इसको देखेंगे तो 16P, 9P और 1P, 10P, 26P हो गया आपका ना। तो यहाँ पर देखा हमने 26P और इन तीनों को ऐड कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, 30 डिग्री 28 मिनट और 40 सेकेंड प्लस 274 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड प्लस 487 मिनट और 38 सेकेंड, है ना। तो ये आपके पास निकल के आ रहा है 792 डिग्री 24 मिनट और 25 सेकेंड्स, है ना। अब यहाँ पर इसमें डिवाइड कर देंगे 26 का, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ये एंगल निकल के आएगा 30 डिग्री और 28 मिनट और 37.88 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। तो एमपीवी ऑफ द एंगल पी आपके पास कितनी निकल के आएगी, इतना एंगल निकल के आएगा। अब एंगल आपके पास है, आपसे इसने क्या पूछा हुआ है, इसने tan थीटा की वैल्यू पूछी हुई है आपसे। ठीक है, तो इसका ये ना आंसर आ जाएगा आपका, ये यहाँ ऑप्शंस आपको गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको गलत दे रखे हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। देखो ऑप्शंस वही थे एक्चुअली में, ऐसे ऑप्शन नहीं आए थे। ऑप्शन जो आए थे वो उसमें ऑप्शन भी यही है ना, 4-5। आप यहाँ पर गेट का आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो तो पेपर उठा के देख लेना, ऑप्शन आपको वही देखने को मिलेगा, है ना। देखो दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट करती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रेडियस ऑफ अ कर्व जॉइनिंग द टू स्ट्रेट लाइन इज 600 मीटर। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड आपसे पूछा है और मिड ऑर्डिनेट इन मीटर्स आपसे यहाँ पर पूछा है ना, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। ठीक है, देखो इसके 5-7 फॉर्मूले ना वो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का फॉर्मूला है ना, लॉन्ग कोड का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड को जो मैं आप लोगों को पिछले वाले डायग्राम के अंदर बताई दी थी, समझाई दी थी, मैं फिर भी आपको लोगों को एक बार वापस से दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड है ना, ये देखो इसको लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है, दिस इज अवर लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप या चाहे तो डिराइव कर लें, नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली याद कर लें। वैसे याद ही कर लें, ज़्यादा फायदा रहेगा। 2r sin डेल्टा/2, इससे आप यहाँ पर करते हैं ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किस एंगल के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर। आपको यहाँ पर देखना है कि सर रेडियस ऑफ अ कर्व आपको पूछा है, दो स्ट्रेट लाइन को 600 मीटर आपको दे रखी है ना, 600 मीटर दे रखी है। रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 600 मीटर। ठीक है, साइन आपको यहाँ पर क्या देना, 60/2। ये आपके पास कितना निकल आ जाएगा आपके पास, ये इसको देखो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 से 2 कैंसिल, 600 इसका आंसर आ जाएगा, 600 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड 600 मीटर आ गई, है ना। सेकंड पूछा है आपसे मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस पूछा है इसने ना, क्या पूछा है, मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पर कह देता हूँ मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस, है ना, या मिड ऑर्डिनेट लिख देता हूँ। तो मिड ऑर्डिनेट के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है r × 1 - cos डेल्टा/2, जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 600 × 1 - cos 60/2, है ना। अब इसको मैं यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ, है ना। तो कैलकुलेट करके देख लेंगे हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से। तो देखो, तो यहाँ पर लिखा cos 30 1 - आंसर × 600, है ना।
ये आपके पास निकल गया कितना 80.38 है ना, 80.384 है ना, ये आपके पास मीटर में इसका आंसर आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आपको दे दिया है ना। देखो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्योमीटर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हम यहाँ पर इसको देखेंगे, आराम से इसको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहना है, क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ अ टैक्योमीटर इज 200 mm, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड टैक्योमीटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज 100 mm, and the spacing between the upper and lower line of the diaphragm axis is 4 mm with the line of collimation perfectly horizontal. The staff intercept are 1 meter, 2 meter and 3 meter. The horizontal distance between the staff and the instrument station आपको यहाँ पर देनी है। डिस्टेंस आपको निकालनी है, मैंने आपको पहले ही बोला सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर KS प्लस C। अगर इसको मैं पार्टली डिवाइड करके लिखूँ तो d बराबर F अपॉन I इंटू S और प्लस F प्लस D, ठीक है, F प्लस T, ठीक है। अब F यहाँ पर फोकल डिस्टेंस होती है, F यहाँ पर आपके पास फोकल डिस्टेंस होती है, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले F है आपकी फोकल डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या रखा है, सब फोकल लेंथ जो है आपको दे रखी है 200 mm, कितनी दे रखी है 200 mm, ठीक है, 200 mm, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, देखो और चीजें देखते हैं, यहाँ पर 100 mm आपको यहाँ पर दे रखा है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, है ना। तो देखो यहाँ पर ही आपको दे रखे डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर की वर्टिकल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। अगर यदि इसको टैक्योमीटर माने, है ना, तो टैक्योमीटर की वर्टिकल एक्सिस पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट की यहाँ से जा रही होगी, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ग्लास है, इस ऑब्जेक्ट ग्लास का जो सेंटर है, ये जो सेंटर होगा इसका, देखो इस ग्लास का सेंटर होगा, इसकी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर नाम देते थे, क्या नाम देते थे इसको, तो इसको हम डी ही नाम से हम यहाँ पर डिनोट करते थे। इसको मैं डिनोट किससे करता था, डी से डिनोट करता था, तो ये मेरे पास होती थी डी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमने यहाँ पर दे रखी है हमें कितनी, 100 mm, ठीक है, 100 mm, ठीक है। लास्ट आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों को किसे स्पेसिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लाइन ऑफ द डायफ्राम एक्सिस। यहाँ पर जो डायफ्राम लगा होगा, इस डायफ्राम की अपर और जो लोअर लाइन है डायफ्राम एक्सिस की, इसके बीच की जो स्पेसिंग है, इसके बीच की जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को हम यहाँ पर बोलते थे आई, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, है ना। ये आई आपको दे रखी है कितनी, 4 mm की आपको आई दे रखी है ना। आप स्टाफ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, देखो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ से आप यहाँ पर रीडिंग लोगे ना, यहाँ से रीडिंग लोगे तो 3 रीडिंग आएगी आपके पास निकल के, देखो एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, है ना। तो स्टाफ के ऊपर आपको रीडिंग 3 देखने को मिलेगी, एक अपर वाला, एक लोअर वाला, एक मिडिल वाला। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, अपर और लोअर वाले का डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पर अगर स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू देखूँ तो 3 रीडिंग आ रही है, ऊपर वाली 1, 2 और 3 मीटर की, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 3 दिखाई दे रहा है, देखो ये आपके पास रीडिंग है, ये आपके पास रीडिंग है, ये आपके पास रीडिंग है, ये निकाल के दे रही है ना, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट आपका 3 - 1 = 2 मीटर आपके पास निकल के आया है, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। तो अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो d बराबर आप यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, 200 mm डिवाइड बाई 4 इंटू आप यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट देखेंगे तो 2 मीटर। अब मीटर में है ना सारी वैल्यू, ये mm में चल रहा है, mm से mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मीटर है, पूरी वैल्यू में मीटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये mm है, ये mm है, mm से mm कैंसिल है, मीटर है, मीटर के अंदर आंसर चल रहा है, प्लस ये आपके पास किसमें चल रहा है, ये आपके पास चल रहा है किसके अंदर, mm में चल रहा है, यह भी आपके पास चल रहा है mm में, है ना। तो ठीक है, दोनों के दोनों वैल्यू ये mm में चल रही है और ये भी mm में चल रही है, f प्लस डी दोनों mm में चल रहे हैं, है ना। इसको मीटर में करने के लिए 200 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा मीटर के लिए, प्लस इधर आपको 100 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं जरूरत पड़ी, यहाँ दोनों mm में करके देख लो चाहे तो, आपको आंसर और क्या, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो तो ये आपके पास आ गया, कितना आ गया, 50 × 200 और 100 और यहाँ पर आपके पास निकल गया 0.3, है ना। तो ये आपके पास निकल के आ गया वैल्यू, डी की वैल्यू 100, तो ये हो गया 100 और ये 0.3 ये हो गया 100.3, ठीक है। 103 मतलब आया ना, ठीक है, ओके। पता चले आप कुछ और ही कैलकुलेट कराओगे, है ना, वहाँ पर देख लेना, ध्यान रखना आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, ठीक है। 100.3 वुड बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टैक्योमीटर है जो कि प्लेस किया है आपने पॉइंट पी पे टू एस्टिमेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू एंड पी आर, है ना। अब देखो टैक्योमीटर को आपने रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि ये आपको टॉप व्यू दे रखा है, ये आपको टॉप व्यू दे रखा है। कैसे पता चला मेरे को, आगे देखना, अब आपको पी क्यू पी आर निकालनी है। द कोरस्पॉन्डिंग स्टेडिया इंटरसेप्ट विद द टेलीस्कोप केप्ट हॉरिजॉन्टल आर
टेलीस्कोप को आपने हॉरिजॉन्टल रखते हुए जो स्टेडिया ने इंटरसेप्ट लिया है वो आपका निकल के आया 0.320 0.210 रेस्पेक्टिवली। द एंगल QPR इज मेजर्ड टू बी 61 डिग्री at 30 minute and 30 second. If the stadia multiplication constant equals to 100, stadia addition constant equals to 0.10 meter, the horizontal distance between the points Q and R आपको यहाँ पर निकालनी है। देखो horizontal distance between Q and R निकालिए, दो अलग अलग पॉइंट है, टॉप व्यू आपको दे रखा है, ठीक है, टॉप व्यू आपको दे रखा है, ठीक है। टेक्योमीटर है, प्लेस कर रखा है आपने कहाँ पर, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर जो चीजें हैं वो चीजें हम यहाँ पर लिखते चले जाते हैं, और यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर पता है, क्या क्या चीजें निकालनी है ना। देखो आपको अगर मैं PQ निकालने को कह दूं तो PQ कैसा निकालेंगे, KS प्लस C से, सिंपल है। K की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट 100 दे रखा है, एडिटिव कांस्टेंट 0.10 दे रखा है ना। तो यहाँ पर देखो तो 100 इंटू पहले वाले के लिए आप देखो तो आप पहले वाले के लिए स्टेडिया का डायरेक्ट इंटरसेप्ट दे रखा है, S की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है आपको ना। तो ये पहले वाले के लिए देखें ना 0.320 और यहाँ पर कर देंगे प्लस में 0.10, ठीक है। तो ये आपके पास पहला आ जाएगा। अगर यदि आप यहाँ पर PQ के अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा, PR निकालो, तो PR बराबर हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 इंटू आगे सेकंड दे रखा है आपको 0.210 है ना, 0.210 प्लस 0.10, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँ दोनों को तो 100 इंटू 0.32 प्लस 0.10 ये आगे पास आएगा 32.1। इसको अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर दूँ तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, तो देखो ना ये हो गया ना 0.21 प्लस 1.22 22.1 सॉरी, ये आगे पास आ जाएगा 22.1 है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, आपसे कह रखा है QPR आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है ना, ये एंगल आपको दे रखा है 61 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड, बाकी सारी बातें छोड़ो। ये डिस्टेंस आपको पता है 30.1 PQ और ये डिस्टेंस आपको पता है 22.1। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कोसाइन रूल लगा दें, आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पर कोसाइन रूल लगा दें, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कोसाइन रूल आप यहाँ पर लगा देना, बस इतनी सी बात है। आई होप आपको याद रहेगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपसे कहता है कि सर देखो कोसाइन रूल को आप लगा दें तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2PQ QR इंटू कोस 61 डिग्री, अब 61 पॉइंट में करके लिख देता हूँ, 61 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड है, तो आप इसको लिख सकते हैं 61.5, एक मिनट रुको, 61 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड है ना, 61.508 डिग्री, ठीक है। कोसाइन रूल से आप यहाँ पर QR की डिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल लेंगे, आपको ये सब दे रखा है तो QR निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। कोसाइन रूल आई होप आपको यहाँ पर क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बस यही चीज़ें देखनी है आप लोगों को, कुछ नहीं देखना। कोसाइन रूल लगा दो, ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू आप यहाँ पर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर PQ QR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट आप यहाँ पर करेंगे कितना, 32.1 का स्क्वायर प्लस 22.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22.1 इंटू 32.1 इंटू कोस 61.508 है ना। इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके सामने ऑलरेडी रिजल्ट लेके आया हूँ। ये आपके पास 28.8 मीटर निकल के आएगी है ना, 28.8 मीटर निकल के आएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस कोसाइन रूल लगाना आना चाहिए कि आप यहाँ पर अगर यदि आपको ये एंगल और ये दोनों डिस्टेंसेज और ये एंगल दे रखा है तो सामने वाली लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए आपका कोसाइन रूल काम में आता है ना। मैकेनिक्स तो आपने पढ़ी होगी, आई होप आपके मैकेनिक्स बहुत अच्छी होगी है ना। आप यहाँ पर करने आए हैं तो मैकेनिक्स तो पूछता है वो, तो मैकेनिक्स में भी थोड़ा सा होना चाहिए ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरह के फंस जाते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको मैकेनिक्स समझाना, इसीलिए सर्वे कहता है जितनी जरूरत है उतनी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराई दिए है ना। करें देखें नीचे, आई होप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना, क्वेश्चन विजिबल है क्या, विजिबल ही होगा। आप देखो द चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट्स इज 1585.60 मीटर एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 140 डिग्री। एट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कर्व is 600 मीटर, द टेंजेंट डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कर्व रेस्पेक्टिवली आपसे यहां पर क्या रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको एंगल कौन सा दे रखा है, सॉरी
यहाँ पर आपको एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि सर डेल्टा प्लस अल्फा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ, ये आप यहाँ पर बात कर रहे हो, ये दोनों मिला के आपको 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूले वो डेल्टा के फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ पर कह देंगे इसको 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास 40 डिग्री का क्या लगेगा, ये एंगल आपका निकल के आएगा। ठीक है, आपसे क्या क्या कैलकुलेट करा रहा है, टेंजेंट डिस्टेंस, अगर सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर करो, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। आपसे कह रखा है द चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दो स्ट्रेट्स आपको दे रखा है, यहाँ पर चेनेज दे रखा है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच का, यानी कि आपको लेंथ भी आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, टेंजेंट डिस्टेंस निकालनी है। क्या करना है, टेंजेंट डिस्टेंस निकालनी है। तो टेंजेंट डिस्टेंस सबसे पहले निकालता हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपको लेंथ जो है, लेंथ आपसे एक तो टेंजेंट पूछा है, एक लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ द कर्व आपसे पूछा है ना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कर्व पूछा है, इसमें कर्व की लेंथ आपसे पूछी है, आपसे यहाँ पर चेनेज की तो इसने दे रखी है ना। तो ये आगे कितना होता है, 2 पाई आर डेल्टा बाई डेल्टा बाई 360, यही होता है क्या, बिल्कुल सर यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो तो पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर आपको दे रखा है 600 इंटू डेल्टा की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पर 40 डिग्री डिवाइड बाई आपको 360 कर देना है। ये आपकी लेंथ ऑफ द कर्व आपने यहाँ पर मैनेज कर लिया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के बाद सेकंड आपसे पूछ रहा है क्या, सेकंड पूछ रहा है टेंजेंट डिस्टेंस, टी से यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ये आपके पास होती है R10 डेल्टा बाई 2 है ना। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या कितनी निकल के आएगी, तो देखो यहाँ पर आ गया 60 इंटू 600 इंटू 10 इंटू आप यहाँ पर कर दें डेल्टा बाई 2, डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी कितनी 40 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। देखो 2 इंटू पाए इंटू 600 इंटू 40 डिवाइड बाई 360, ये आपका आ रहा है 418.87 है ना। ठीक है, इसको निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है 600 इंटू 10 40 डिग्री, सॉरी 1020 डिग्री है ना। ये आपका निकल के आ रहा है 218.382 मीटर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे वर्क 3 इंडिपेंडेंट एंगल है, एक्स एंगल, वाई एंगल, जेड एंगल। ये ऑब्जर्व किए, इनके वेट्स आपको दे रखे हैं। वेट्स का मतलब यहाँ पर उसका वजन नहीं है, इसकी बातों का, जैसे होता है ना हमारी बातों का वजन होता है, तो एक्चुअल में वेट थोड़ी है वो, मास थोड़ी है वो, वेट थोड़ी है वो, वहां पर है ना mg थोड़ी है वो। वेट का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर कि जैसे कितनी एक्यूरेसी से मेजरमेंट किया, उस बात में कितना दम है ना। जिसका वेट ज्यादा होगा उसमें दम ज्यादा होगा। जैसे आपने कही कोई बात, आपके पिताजी ने कही कोई बात, तो ऑब्वियस बात है आपके पिताजी की बातों का वजन ज्यादा है ना। तो सेम तरीके से आपने यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर सेम लेंथ का मेजरमेंट किया है, तो एक का डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है, तो लेकिन किसका वाला ज्यादा अच्छा आया उसको आप यहाँ पर कैसे देखें, उसको ज्यादा वेट आप यहाँ पर असाइन कर देते, खुद असाइन कर देते हैं ना। ठीक है, तो अगर यदि आपसे कह रखा है कि सर अगर यदि आप एक्स वाई और जेड तीनों एंगल को ऐड करें, एक्स वाई जेड तीनों एंगल को ऐड करें, तो आपकी एडिशन की वजह से आपका जो वेट्स का एडिशन कैसे होगा। भाई इन तीनों को तो एंगल ऐड ही कर दोगे ना आप, एक 40 डिग्री, एक 20 डिग्री, एक 30 डिग्री है, तीनों को तो ऐड करके तो बता दिया आपने सर इतना आया, लेकिन उसका वेट कितना निकलेगा। तो वेट निकालने के लिए आपको ये थोड़े से लो है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका वेट जो है ना इस प्रोपोर्शन से जुड़ता है, 1/1 प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस 1/WY प्लस 1/WZ, इस प्रोपोर्शन में आपका ये वेट आपका जुड़ता है ना। अगर यदि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने को बोल देता, मान लो ये एक्स एंगल है, अगर इसको मेरे को किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये इसका वेट W1 या WX लिख देता हूँ, WX बाई के है ना। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर बढ़ जाएगा WX बाई के, और यहाँ पर के का स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये W का नहीं होगा, के का स्क्वायर हो जाएगा है ना। अरे यार के का स्क्वायर है ना। सेम तरीके से अगर यदि आपसे कह देता कि सर आप x1 के x के ऊपर आप यहाँ पर k से डिवाइड कर दें, तो अब आपके पास इस केस में आपका यहाँ पर ये तो W1 तो रहेगा ही रहेगा है ना, ये WX तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर k का स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर मैं कह दूँ सिर्फ और सिर्फ k के अंदर ही ऐड कर दो, k के अंदर ही ऐड कर दो है ना, k के अंदर ही आप यहाँ पर ऐड कर दो k प्लस x1 के अंदर या x के अंदर आप यहाँ पर k को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अभी भी WX का WX रहेगा है ना। एक क्या है कि सर आप यहाँ पर देखो, अगर यदि आप x एंगल में से y एंगल घटाने की बात करो यहाँ पर है ना,
तब भी इसका वेट सेम ही तरीके से निकल के आएगा 1/WX प्लस 1/WY, है ना। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता, जोड़ो चाहे घटाओ आपका, है ना। वेट्स आपका हमेशा एड ही होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर है, और डिवाइड करोगे तो ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा, ठीक है। सेकंड देखो, ये देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर कर्व है, रेडियस r है, कनेक्ट करती है दो स्ट्रेट लाइन को, कनेक्ट करती है दो स्ट्रेट लाइन को, है ना, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे विद डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री, द टेंजेंट लेंथ आपसे यहाँ पर पूछिए, टेंजेंट की लेंथ पूछिए, है ना, किसकी पूछिए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपसे पूछिए। डिफ्लेक्शन एंगल आपको यहाँ पर दे रखा है, तो अब देखो सर कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर को, कैसे निकालते हैं बताएंगे जरा। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट डिस्टेंस निकालनी है तो टेंजेंट डिस्टेंस को मैं टी से डिनोट करता हूँ, जो कि मेरे पास निकलती है r10 डेल्टा बाई 2 से। तो अब डेल्टा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रख, डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 30 डिग्री रख देता हूँ, डेल्टा बाई 2 की जगह 30 डिग्री रख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो तो r10 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी बताएंगे जरा। जिसको पॉइंट्स में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पॉइंट्स में कितनी आएगी, r10 तो देखो 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.577, है ना, 0.577, और इंटू कर देंगे हम यहाँ पर r। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2016 में 1 मार्क का क्वेश्चन आता, कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 100 मीटर अवे व्हेन मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द VPC if the vertical curve parabolic, the length of the curve in meters and measured along the horizontal। अब देखो क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, देखो इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहला जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर देखो, दो तरह से आप यहाँ पर टेंजेंट खींच सकते हैं, और जहां पर टेंजेंट आपको मिलती हुई नजर आएगी ना, इसको आप यहाँ पर बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब देखो हो ना हो वो बात की बात है, ये आपके पास क्या निकल के आता है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो टेंजेंट है आपके पास मिलती हुई सक्सीडिंगली नजर आती है, इसको बोलते हैं आप यहाँ पर, है ना। अब देखो ये मेरे ख्याल से विजिबल नहीं होगा आपके पास, है ना, कलर विजिबल नहीं होगा, मे बी माइट भी पॉसिबल कि ना हो, मैं आपको 2 बार ऐड कर देता हूँ, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर देखो, यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं आप यहाँ पर इस पॉइंट को वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं वो आप यहाँ पर वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना, ये आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है। लेकिन फिलहाल आपके पास यहाँ पर सिमेट्रिक कर्व सी ही आपको यहाँ पर मान के चलनी, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है इसने। और ये आपके पास अगर मैं बात करूं तो अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो ये जो होती है आपकी, ये लेंथ ऑफ कर्व का आधा हो जाता है, दिस इज योर l/2, ठीक है। और ये आपके पास होता है l/2। अब इसने कह दिया कि सर वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 100 मीटर अवे है, कहां से, वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्व से, यानी कि ये जो है डिस्टेंस, ये आपको दे रखी है कितनी, 100 मीटर, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 मीटर, ठीक है। तो सर वर्टिकल कर्व पैराबोलिक है, तो लेंथ ऑफ द कर्व आपके पास यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पर बतानी, यानी कि ये जो है पूरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी निकल के आएगी। ये 100 है, तो ये l/2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 100, दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी l = 200 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। यही पूछा हुआ है, इससे कुछ नहीं पूछा हुआ है ना। बात ये कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता, लेंथ ऑफ द कर्व आपसे पूछा है, इसको वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन यूज्ड व्हेन पेन टेबल ऑक्यूपाइज पोजीशन नॉट येट लोकेटेड ऑन द मैप इज कॉल्ड इज। देखो इस क्वेश्चन को मैं वैसे तो काफी बार बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी अगेन यहाँ पर हम एक बार और एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। तो देखो 4 मेथड चलते हैं ना, तो यहां पर सबसे पहला मेथड हम यहां पर बात करें तो देखो रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन। प्लेन टेबल सर्वे के ये 4 ही मेथड है, 4 तरीके से प्लेन टेबल सर्वे आपकी परफॉर्म हो सकती है ना, इन 4 तरीके से, जिसमें से पहले 2 जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के काम में आते हैं, बाद के जो दोनों हैं ये स्टेशंस को लोकेट कराने के काम में आते हैं, स्टेशन को लोकेट करने के काम में आते हैं ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर
ये अगर यदि आपको एक ही जगह से सारी रीडिंग लेनी है ना, एक ही जगह से सारी रीडिंग लेनी है, एक ही पॉइंट पे आपके पास लगा रहेगा, जहां पर आपको ओरिएंटेशन भी नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से रीडिंग लेके वहीं पर प्लॉट कर देनी है आपको ऑब्जेक्ट की, तो रेडिएशन मेथड है। एक्सेसिबल पॉइंट्स हो ना, अगर सारे के सारे एक जगह पर स्टेशन पर लोकेट कर दिया, सारे पॉइंट्स एक्सेसिबल हैं, तो आप रेडिएशन मेथड यूज करते हैं। अगर आपको इनएक्सेसिबल पॉइंट है, आपको बार बार टेबल उठा के चेंज करनी पड़ रही है, तो वहां पर आप इंटरसेक्शन मेथड को यूज करते हैं, है ना। ट्रेवर्सिंग मेथड जो है, जैसे हमने बियरिंग के अंदर समझा ना, ट्रेवर्स बनाते चलते हैं, यानी कि स्टेशन की पोजीशन हमें पता पहले से है, उसको सिर्फ ड्रो करना है आपको, है ना, निकालनी नहीं है उसकी पोजीशन कहां पे निकल के आएगी, उसको सिर्फ ड्रो करना है, तो आपका ट्रेवर्सिंग मेथड काम में आता है स्टेशन को। और रिसेक्शन मेथड कब काम में आता है कि मान लो कोई स्टेशन है, आपको पता ही नहीं है, अभी तक लोकेट ही नहीं हुई जिसकी पोजीशन, उसको निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास नया मेथड, जो एक ही मेथड काम में आता है, वो आता है रिसेक्शन मेथड, है ना। तो यहां पर रिसेक्शन करेंट आ जाएगा कि सर प्लेन टेबल अगर यदि ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई कर दे जो कि लोकेटेड नहीं है, प्लेन टेबल का मतलब है कि सर आपकी प्लेन टेबल यहां रखी है और ये जगह कहां पर है पता नहीं है, पेपर के ऊपर नहीं, ग्राउंड के ऊपर तो रख दिया आपने, ठीक है, यानी कि स्टेशन का आपको पता नहीं स्टेशन आपने कहां रखा हुआ है, और तो ये यहाँ पे आपके पास ये जो पोजीशन है आपके पास कौन सी कहलाएगी, रिसेक्शन कहलाएगी। प्लेन टेबल मतलब स्टेशन आपने यहाँ पर रख दिया, है ना। आखिरी क्वेश्चन है जो कि 2021 वाला है, अभी फिलहाल देखो सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपसे कह रखा है कि सर ए हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा इज मेजर्ड बाय 4 डिफरेंट सर्वेयर्स मल्टीपल टाइम्स एंड द वैल्यूज रिपोर्टेड आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एमपीवी निकालना है, क्या निकालना है, एमपीवी निकालना है ना, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर कह दूं कि सर एक चेन से मैं यहाँ पर 4 बार मेजरमेंट करके आया रिजल्ट, और एक ही चेन से मैं 8 बार रिजल्ट करके आया, मैं ये है ना, और एक बार मैं यहाँ पर इससे मेजरमेंट करके आया, चेन से क्या, ये तो एंगल है ना, सॉरी, मान लो आपसे कह दिया है कि सर 4 डिफरेंट सर्वेयर थे, एक छोड़ लाइट लेके गए, एक बंदे ने 8 बार मेजरमेंट किया, एक बार में 3 बार किया, एक बार में 4 बार किया, और चारों ने अलग अलग वैल्यू दे दी। क्या 4 बार वाली को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना 8 वाली को दिया जाए? नहीं, उसने 8 बार किया है भाई, कुछ तो उसको सर प्रॉफिट देंगे ना हम। तो एमपीवी क्या होती है आपके पास, वो रिजल्ट होता है जो कि ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक होने के, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहते हैं, है ना, एमपीवी वो होता है ना। तो इसको हम यहाँ पर उसी हिसाब से अरेंज करते हैं कि यार किसी बंदे ने 4 बार मेहनत की है, तो 4 बार को उसका उसी हिसाब से वेटेज लेके उसका कंसिडर किया जाए, यानी कि जो इन चारों की मदद से जो हम एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसको हम यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मानेंगे एंगल की, उसको कैलकुलेट करने में आपके पास इनका रोल रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, है ना। सबको सेम वेटेज नहीं दे सकते आप, है ना, सेम तरीका नहीं दे सकते, सबकी बातों को सेम वजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बंदा सेम इंस्ट्रूमेंट लेके 4 बार करके आया, एक बार 8 बार करके आया, एक बार 3 बार करके आया, एक बार 4 बार करके आया, है ना। तो एमपीवी आपको अगर लोकेट करानी है तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो देखो 36 डिग्री 30 मिनट वाली को जो हमने यहाँ पर देखा 4 बार मेजरमेंट किया, तो 4 बार देख लिया, इसको क्या देख लिया, 4 बार देख लिया। और 36 डिग्री का मेजरमेंट आपने कितनी बार किया, इसने 3 बार किया, प्लस 35 डिग्री 30 मिनट वाला जो मेजरमेंट है, ये बंदा आपको कितनी बार करके आया, ये बार 8 बार करके आया, और लास्टली 36 डिग्री और 30 मिनट वाला जो मेजरमेंट है, ये बंदा 4 बार करके आया, है ना। डिवाइड बाय 4 + 3 + 8 + 4, इतनी बार टोटल मेजरमेंट हुए, यहां से आप यहां पर निकाल लें, तो आपके पास अब जो है एमपीवी की वैल्यू सही आएगी, है ना। अब एमपीवी की वैल्यू सही आएगी, है ना। तो यहां पर लिख दो 36 डिग्री 30 मिनट इंटू 4 + 36 डिग्री इंटू 3 + 35 डिग्री 30 मिनट इंटू 8 + 36 डिग्री 30 मिनट इंटू 4, और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, 19 से, है ना। तो एमपीवी की वैल्यू आपके पास निकल के आई, मेरे पास 36 डिग्री, है ना। तो 36 डिग्री वुड बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।